Okay, hello everyone. This is the module 1 and lecture number 2 of design of concrete structures KC 601. Okay. So, in this lecture we will discuss about the various design philosophies which we use in the practical. Okay. So, design of concrete structure KC 601 and myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department of Civil Engineering BBD NIIT. Okay. So, this is the module 1 lecture number 2. Here we discuss about the some design philosophy of concrete structures. ठीक है. तो concrete structures की कुछ जो design philosophies हैं उनको discuss करने जा रहे हैं. In first lecture we have discussed about the introduction of the reinforcement concrete. Okay, that is also abbreviated in short RCC, reinforcement cement concrete. ठीक है. तो कैसे reinforcement cement बनती है वो मैंने आपको बताया था और सारी चीज़ें अभी आगे आप जानेंगे. कंक्रीट की अगर प्रॉपर्टी पढ़नी है तो आपको कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ लीजिए फिर और समझ जाएंगे. हम ये देखेंगे डिज़ाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि कैसे हमने डिज़ाइन में इसको कंसीडर किया. तो जो टोटल आपका स्ट्रक्चर है कंक्रीट का आरसीसी का जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उसके लिए 3 डिज़ाइन फिलॉसफी कंसीडर की गई हैं. उनमें से आपकी फर्स्ट वन है आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकेंड है अल्टीमेट लोड मेथड, थर्ड है लिमिट स्टेट मेथड. ओके, हम इन 3 को डिस्कस करेंगे. इन तीनों से रिलेटेड आपका फर्स्ट इस मॉड्यूल फर्स्ट में ही हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ बीम डिजाइन करेंगे. लिमिट स्टेट मेथड से भी हम बीम डिजाइन करेंगे, टी बीम डिजाइन करेंगे, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन करेंगे. ठीक है. अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है ये तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे. तो आपको मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि ये तीनों फिलॉसफी क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है. तो सबसे पहला जो है आपका वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है. ठीक है. दिस मेथड ऑफ डिजाइन वाज टू ओल्डेस्ट वन. सबसे पहले कौन सा है? वर्किंग मेथड आया. इट इज़ बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी. व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक थ्योरी बता रहे हैं. एंड एज्यूम्स दैट बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ओबे द हुक्स लॉ. आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, अगर देखो ध्यान से कि ये वाला ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से अगर ये अल्टीमेट तक बना है और यहाँ से बना रहे हैं, ये सीधी वो सॉरी यहाँ ऐसे बनेगी लाइन. ठीक है, एक मिनट. ठीक है. तो यहाँ पे बनाते हैं इसको इस तरीके से जो ग्राफ होता है. तो जहाँ तक बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन जाती है वहीं तक हुक्स लॉ फॉलो होता है. ठीक है. तो वो विद इन द इलास्टिक होती है. तो ये वर्किंग स्ट्रेस में ले लिया गया था कि हमें इसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक यूज करनी है? विद इन द इलास्टिक यूज करनी है. ठीक है. वर्किंग स्ट्रेस का पहला पॉइंट हो गया इसमें कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि ये इलास्टिक थ्योरी होती है और एज्यूम किया गया कि स्टील और कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ यूज करेंगे वो सब हम कहाँ तक करेंगे? जहाँ तक हुक्स लॉ ओबे करेगा. इट मीन्स दैट स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स. मतलब ये हुआ कि जहाँ ये स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व है. ठीक है. तो स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व आप समझ लीजिए. एक मिनट में देख लूँ बना है कि नहीं इसमें. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे नहीं है अभी. तो आप देखिए ध्यान से कि स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व में जहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वहीं तक यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद की जो स्ट्रेंथ जो भी मटेरियल की होगी उसको हम नहीं यूज करते हैं. तो बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी द एज्यूमिंग दैट द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल्स और ऑब्टेन्स. ठीक है. द बेसिस ऑफ दिस method is that permissible stresses are not exceeded anywhere in the structure when it is subjected to the worst combination of the working load. In this method, ultimate stresses of concrete and yield stresses 0.2% proof stresses of stress are divided by factor of safety to obtain permissible stresses. देखिए इसमें क्या हुआ कि आपके जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं वो 2 टाइप के. एक स्ट्रेसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, एक आपके लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं. ठीक है. तो 2 टाइप के हो गए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आप ध्यान रखिएगा. जो हम यहाँ पे इस पूरे सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो आप यहीं से याद रखिएगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम यूज करते हैं तो एक स्ट्रेसेस और एक लोड बेसिस पे.
ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में चाहे स्टील लो या हमारा कंक्रीट पूरा आरसीसी जो मटेरियल है, तो उसको एक इलास्टिक लिमिट तक ही उसकी स्ट्रेंथ को मैंने यूज किया है। तो इतना ज़्यादा हमने एज्यूम कर लिया इसमें, और वहाँ पर जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो कितनी हमें यूज कर दिया, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, तो बाकी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम नहीं यूज करते, काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है। दीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेक्स इनटू अकाउंट द अनसर्टेन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, इसमें वो भी नहीं पता रहता है कितना ज़्यादा आपने यूज कर लिया है। बात क्या होती है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो हमारी इलास्टिक थ्योरी भी है, जो हमारा हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, जिसमें हम परमिसिबल स्ट्रेस यूज कर रहे हैं कहाँ तक, यील्ड पॉइंट तक। ठीक है, वर्किंग और लिमिट दोनों में ये ध्यान रखिएगा। अल्टीमेट में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखो कि अल्टीमेट लोड मेथड है, तो जो ग्राफ अगर आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए कि इन दोनों में लिमिट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसके यील्ड पॉइंट तक, ठीक, कहाँ तक, यील्ड पॉइंट तक हम यूज करते हैं। और जब हम अल्टीमेट लोड मेथड में जाएंगे तो उसके अल्टीमेट पॉइंट ये वाला होता है, तो वहाँ तक की पूरी मटेरियल की स्ट्रेंथ यूज करते हैं। ये डिफरेंस है इनमें दोनों में। ठीक है, अगर आप ग्राफ आपको पता है ये क्या ग्राफ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है, तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी जो होती है यील्ड पॉइंट होता है, वहाँ तक की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी वो ये दो मेथड यूज करते हैं। अल्टीमेट लोड मेथड क्या करता है, इस पॉइंट को हम अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, इसको ब्रेकिंग बोलते हैं, तो इस पॉइंट तक की स्ट्रेंथ यूज करेगा। अब सोचिए इस पॉइंट के बाद हमारा स्ट्रक्चर फेल करेगा। अब आपको पता है कि आपने डिजाइन कर दिया है कि यहाँ तक की स्ट्रेंथ हम मटेरियल की यूज कर रहे हैं, तो फेल कर जाएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम इससे डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम क्या करेंगे। तो हमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, पहले आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड बता रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है कि हमने कुछ एज्यूम्सन हैं वर्किंग के भी और लिमिट स्टेट में भी हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका क्या है कि एक अगर कोई बीम हमने ली है, तो बीम पर देखिए यूडीएल जब हमने लोड अप्लाई किया है, तो लोड जब अप्लाई होगा तो कुछ हमारा डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जितना भी डिफ्लेक्शन होगा ये कहते हैं कि ये जो प्लेन पहले था आपका, ठीक है, उसके बाद में भी जब डिफ्लेक्शन के बाद अगर मिलेगा तो वो भी आपका बिल्कुल प्लेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग शेयर डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन। कैसे रिमेन्स रहेगा कि अगर ये हमारी न्यूट्रल ये वाली न्यूट्रल एक्सिस देखो यहाँ पे दी गई है और ये पहले प्लेन था आपका, तो उसके बाद में स्ट्रेन जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, बिल्कुल उसमें जो होंगी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो दोनों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे डिफॉर्मेशन के बाद कम हो गए और किसी फाइबर पे ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक लाइन जैसे ड्रॉ कर दूंगा स्ट्रेन कर्व में, तो वो एक आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। तो प्लेन ऑफ सेक्शन जो होगा वो हमेशा आपको बिल्कुल, जो पहले प्लेन कट करोगे आपको बिल्कुल यहाँ से कट करें तो जो मिल रहा होगा, और इसके बाद जो यूडीएल हमने लोड अप्लाई किया उसके बाद में हमारी जो बीम थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई, तो कुछ प्लेन हमारा ऐसे जाएगा, सॉरी यहाँ से जाना चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल ही वो भी प्लेन ही रहेगा। ठीक है, लोडिंग के बाद में। तो ये एज्यूम्सन आपको लेकर चलना है। देखिए यहाँ पर आप समझिए। दूसरा, ऑल टेंसिबल स्ट्रेसेस आर टेकन वाई स्टील नॉन ऑफ कंक्रीट। बात ये कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात है, आरसीसी में दो मटेरियल है, एक कंक्रीट और एक रेनफोर्समेंट। दोनों का अपना काम है कि कंक्रीट जो होगी वो जितने भी कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस आएंगी उन सबको बियर कौन करेगा, आपकी कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेसेस जितनी आएंगी वो सभी कौन बियर करेगा, स्टील। हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि कंक्रीट के अलावा हम भी टेंसाइल ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं, जबकि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे कि ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितनी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो सब कौन बियर करेगा, आपकी जो स्टील वार हम टेंसाइल यूज कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा एज्यूम्सन ये हो गया आपका। तीसरा, नो स्लिपिंग बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील। ये ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, स्लिपिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तीसरा एज्यूम्सन हो गया आपका। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका क्या है, आप देखते रहिए ध्यान से। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नंबर 4 पे मॉडुलर रेशियो हम यूज करते हैं। मॉडुलर रेशियो क्या होता है हमारा, वो होता है आपका जो इलास्टिसिटी आपकी कंक्रीट की होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका जो स्टील का होगा, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम डिनोट करते हैं कि एम से। एम इज द ES/EC। ओके, तो इसको IS कोड
456 2000 में आपका 280/3 सिग्मा सी भी लिखा होगा, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो रहेगी आपकी वो कंक्रीट की। तो मॉडुलर रेशियो m हैज़ द वैल्यू ऑफ 300/3 सिग्मा सी एल और सी एल क्या है हमारा अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर में लेते हैं कंक्रीट की ड्यू टू द बेंडिंग, ठीक है। तो आप इससे भी डायरेक्ट मॉडुलर रेशियो भी निकाल सकते हो। नंबर 4 पे हो गया, इसको हम यूज करेंगे जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करेंगे बीम को, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा एज्यूम्सन। तो जो एज्यूम्सन्स थे उनको हमने लिस्ट बनाई है शॉर्ट में। तो देखिए सबसे पहला है सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी इग्नोर्ड, कंक्रीट की हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। कंक्रीट इज इलास्टिक, स्ट्रेस इन कंक्रीट वेरीज लीनियरली फ्रॉम जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर। इसका मतलब ये हुआ है हमारा कि जैसे यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये इसकी अगर न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, तो ये कह रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे सेंटर पे क्या है बिल्कुल जीरो रहेगी आपकी, और ये एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होगा आपका इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो रहेगी वो स्ट्रेन हमारे एक्सट्रीम पॉइंट पर रहती है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से रहेगा, ओके। तो ये बात कह रहे हैं कि कंक्रीट इलास्टिक रहती है, स्ट्रेसेस जो रहेंगी हमारी वो वेरीज करती हैं लीनियरली फ्रॉम जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर पे, ठीक है। फिर हम नंबर 5 पे मॉडुलर रेशियो हैज़ द वैल्यू 280/3 सिग्मा सीबीसी, वेयर सिग्मा सीबीसी क्या है, ये हमारी परमिसिबल अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है इन बेंडिंग जो कंक्रीट की है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000, बात हम इसकी क्यों कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि हम जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो वो उसमें आप एक कोड जरूर फॉलो करोगे, वो हर कंट्री का अपना होता है, वो वहाँ की लोकेलिटी उसके हिसाब से। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, कुछ चीज़ें उसने खुद बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी, उसी के बेसिस पे हमको डिज़ाइन करनी है। तो जो इस समय आपको इसमें आपको यूज करना है कोड, वो आपका कोड है IS 456/2000, जिसमें परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग इज कंक्रीट इज 1/3 ऑफ द 28 डेज ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इतनी कितनी परमिसिबल स्ट्रेंथ उन्होंने मानी है 1/3 ऑफ द जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेंथ जो होती है क्यूब की 28 डेज पे हमको पता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। क्यूब जो 150 mm का क्यूब बनता है उसकी स्ट्रेंथ जब चेक करते हैं, द करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.78 फॉर स्टील एंड विच इज द अप्लाइड ऑन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। अब ध्यान रखिए, देखिए वर्किंग स्ट्रेस में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो कंक्रीट थी उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्होंने 3 ले लिया और स्टील का 1.78 ले लिया, ठीक है। उसके बेसिस पे सारी डिजाइन कर दी। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमारी 100 ताकत है, 3 से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो फिर कितना बचेगा 33, इतनी ज़्यादा इन्होंने वो कर दी, ठीक है। तो फिर आप समझिए इस तरीके से वर्किंग स्ट्रेस में हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज कर देते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ सारी नहीं यूज हो पाती। ऐसा नहीं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो लिमिट स्ट्रेंथ मेथड से नहीं यूज हो सकते हैं, तो वो उसी से होते हैं, या IS कोड ने बताया है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम इलास्टिक थ्योरी कहते हैं, कहाँ तक यूज होता है, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए हम इसका, और क्या एज्यूम्शंस है इसके। मेन ड्रॉबैक क्या है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन के समय, कि इट एज्यूम दैट कंक्रीट इज इलास्टिक विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि कंक्रीट इलास्टिक नहीं है, ये सही बात नहीं है। 30 मिनट का सेटिंग उसमें शुरू हो जाती है। तो ये एक हमारा एज्यूम्शन था कि हम वर्किंग स्ट्रेस में इलास्टिक लेकर चलते हैं। इट यूजेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली, मैंने बताया 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको यूज करने हैं, एक रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्ट्रेसेस और दूसरा रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड, ठीक है। कि हम लोड में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके चले तो कुल लोड बढ़ जाएगा, तो जितना डिजाइन करना है उससे ज़्यादा कि हम डिजाइन करेंगे, और जितना भी आएगा लोड उस स्ट्रक्चर पे तो वो सेफ रहेगा। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किए वो केवल स्ट्रेसेस के लिए किए, ठीक है, तो लोड वाला नहीं किए हैं, तो स्ट्रेसेस वाला किए हैं। ये आपका एक ड्रॉबैक है विच डज नॉट गिव ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिकॉज वी डू नॉट नो द फेलियर्स लोड। अब इसमें क्या, हमें ये नहीं पता है कि फेलियर लोड कितना हो जाएगा, तो सेफ्टी ऑफ पॉइंट सर्विसिबिलिटी के लिए ये ठीक नहीं है। इट डज नॉट यूज
एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू द लोड। तो ये बात ध्यान रखिए, इट मीन्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद द लोड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हुआ, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया वो स्ट्रेसेस वाला यूज किया गया। अब स्ट्रेसेस को अगर हम डिवाइड कर दें, उसके बाद में जो हम कोई उसकी स्ट्रेस यूज करके अगर मटेरियल बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें लोड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी और नहीं अलग से यूज किया गया, ठीक है। तो फेलियर्स ऑफ लोड वाली कंडीशन नहीं आपको पता रहेगी, ये वर्किंग स्ट्रेस का रहता है, इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मटेरियल यूज करते हैं। डज नॉट अकाउंट फॉर द श्रिंकेज एंड क्रीप। अच्छा, और क्या इसका ड्रॉबैक है वर्किंग स्ट्रेस में, कि जैसे कि आपने स्ट्रक्चर बनाया, शुरुआत में तो आपको सब कुछ सही दिख रहा है, धीरे 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 क्या होता है कि महीना लग जाता है, साल लग जाता है, कुछ कंक्रीट श्रिंक कर जाती है, उसमें क्या होता है क्रिप्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हल्के हल्के दरार पड़ जाती हैं, वो सब इसमें कंसीडर ही नहीं किया गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। श्रिंकेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्रीप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये इसके ड्रॉबैक थे, ठीक है। आई होप कि आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड समझ में आ गया हो गया, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, दिस मेथड यूज अनइकोनॉमिकल सेक्शन। इस मेथड में दूसरी ये भी है कि ये अनइकोनॉमिकल रहता है, ठीक है, उतना इकोनॉमिकल सेक्शन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता आपको मैं बता चुका हूँ कि अब मटेरियल हम बहुत ज़्यादा यूज कर डालते हैं इसमें, ठीक है, और इसलिए ये क्या होगा कि उसकी टोटल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड क्या होगा, अनइकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा। इट पे नो अटेंशन टू द कंडीशन दैट अराइज एट द टाइम ऑफ कोलैप्स। कोई भी उन्होंने वो भी कंडीशन नहीं बताई, क्योंकि लोड फैक्टर नहीं यूज किए इन्होंने, ओके। जैसे लोड अगर कुछ होता तो लोड में अगर हम लोड फैक्टर यूज कर देते मल्टीप्लाई करके, तब हम उसने लोड के लिए डिजाइन करते, तो वो कुछ हमारा सुटेबल रहता, हमें पता रहता कि इस पे जाके हमारा कोलैप्स कर जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज वेरी सिंपल, रिलायबल, ठीक है। एक तो सिंपल है, रिलायबल होता है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज कर लिए, कोई टेंशन नहीं। But as per IS 456-2000, the working stress method is to be used only if it is not possible to use limit state method of design at currently. Okay, so Indian Standard Code for the design of RCC structures, that is the IS 456-2000, mentions clearly that we uses the working stress method only whenever it is not possible to use the limit state method of design. It means what is the limit state method of designs, okay? तो ये हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप ध्यान रखिए कि चलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर है, पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही यूज किया जाता था, तो उसको कैसे हम उससे बीम डिजाइन कर सकते हैं, हमारा फोकस केवल इतने ही रखना है कि बीम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, डिजाइन करके एक बीम दिखाएंगे, ओके। तो वो आप सीखेंगे, आपके एग्जाम में एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी आएगा और फिर लिमिट स्टेट से आएगा। तो बचा हुआ पोर्शन जो बात करेगा वो हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, ये अभी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में बीम पर आते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज टू बी बेसिक मेथड एंड इट्स नॉलेज इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजाइंस। अब आता है, बात हो गई अभी यहाँ पर आप समझ गए हो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। मैंने बताया ना, इस लेक्चर में आप जान रहे हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, तीनों के बारे में बता रहा हूँ। तीनों के बारे में जब बता रहा हूँ तो उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने बता दिया है कि वहाँ पे स्ट्रेसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं यूज किया गया। हमको क्या पता नहीं चलता वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, उसके अल्टीमेट फेलियर पॉइंट के बारे में क्लियर बात नहीं पता होती है। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि इसमें हम मटेरियल ज़्यादा यूज कर डालते हैं तो वो अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या हुआ कि वो क्या होता है, इलास्टिक थ्योरी पे हम कंक्रीट को इलास्टिक मान के चलते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्किंग स्ट्रेस की बात हो गई, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल यूज कर रहे हो कंक्रीट और जो स्टील, उसका हम अल्टीमेट तक पहुंच जाते हैं, स्ट्रेंथ यूज कर डालते हैं। अब अल्टीमेट अगर स्ट्रेंथ आपने यूज कर दी, मान लीजिए आपने बीम कहा कि ये 100 किलो न्यूटन लोड बियर कर सकता है और ये अल्टीमेट पॉइंट है, अब उतने डिजाइन कर दिया आपने। अब सोचिए भाई, अगर आपने जो रूम बनाया है, अब ये तो नहीं किसी को मना कर पाओगे कि 100 ही जाए, हो सकता है किसी दिन 100.1 हो जाए,
अब तुरंत क्या होगा, उसके बाद अल्टीमेट लोड पॉइंट है तो फेल कर जाएगा, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्योंकि सर्विसिबिलिटी के हिसाब से ये मेथड ठीक नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड मेथड किस लिए नहीं यूज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और इसीलिए इसको नहीं यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में प्रॉपर हम उसकी कौन सी स्ट्रेंथ, फैक्टर ऑफ लोड कौन सा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन सा सर यूज करेंगे, सारी चीज़ें आपको बतानेंगे, और उसको हम यूज करते हैं। करंट में जितने भी स्ट्रक्चर्स आरसीसी के बन रहे हैं वो सब क्या होते हैं, लिमिट स्टेट मेथड से बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं आईएएस कोड 456-2000 ने मेंशन किया है कि अगर हम लिमिट स्टेट मेथड जैसे नहीं कहीं यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड लगा देंगे। अब बात आई कि सर ऐसे कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, तो ऐसा होता है जैसे आपके अगर वाटर टैंक हो गया, ठीक है, वाटर टैंक में लिमिट स्ट्रेस से हम नहीं डिजाइन करते हैं, वो अभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी वाटर की प्रॉब्लम्स आ जाती, लीकेज प्रॉब्लम्स आ जाती, वो सब चीज़ें आती हैं, तो उसकी वो अलग थ्योरी हो गई। अल्टीमेट लोड मेथड जो सेकेंड आपकी फिलॉसफी है, डिजाइन फिलॉसफी है, इस इन दिस मेथड क्या कहते हैं कि अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड इज यूज फॉर द डिजाइन लोड। सबसे सिंपल इसका समझने का है कि अगर आप ग्राफ से समझ जाइए, ठीक है, तो ग्राफ से अगर आप समझेंगे तब आपको इस तरीके से, जो मटेरियल का ग्राफ आप जानते होंगे, और ये पॉइंट आपका रहता है अल्टीमेट पॉइंट। अब हम अगर यहाँ तक, ये स्ट्रेन ग्राफ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ, यहाँ तक अगर इसकी स्ट्रेंथ हम पूरी यूज कर डालेंगे, और जबकि उस मेथड में यील्ड पॉइंट तक ही यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, अल्टीमेट में अल्टीमेट पॉइंट तक गया, इसके बाद स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अब आप बिल्कुल एक्सट्रीम तक यहाँ तक अगर लोड यूज कर रहे हो, अब डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ के बाद तो फिर तुरंत स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। बताएगा थोड़ी कि आप लोग बाहर निकल जाओ, कोई बिल्डिंग ये थोड़ी कहेगी कि हम गिरने वाले हैं, अल्टीमेट लोड पहुंचने वाला है, तो उनके पास कोई सायरन नहीं लगा होता है, ठीक है। तो सर्विसिबिलिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं यूज करेंगे ऐसे हम। तो अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड इज यूज एट द डिजाइन लोड। अल्टीमेट लोड इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग वर्किंग लोड विद द लोड फैक्टर। यहाँ पे क्या हुआ, जो वर्किंग लोड हम ले रहे थे उसमें लोड फैक्टर अप्लाई किया गया। फैक्टर हमने आप सेफ्टी बताया आपको, यहाँ पे कौन कौन से यूज करते हैं, दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, एक स्ट्रेस और एक लोड। तो द लोड फैक्टर गिव द एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म ऑफ द लोड। अब इतना एग्जैक्ट फिर ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं। इसके बारे में इन दिस मेथड वर्किंग लोड आर इंक्रीज बाय सुटेबल फैक्टर कॉल्ड द लोड फैक्टर्स टू ऑब्टेन द अल्टीमेट लोड एंड स्ट्रक्चर डिजाइन टू रेजिस्ट द दीज लोड्स। जो वाइटनीस थे उन्होंने इसके बारे में एक थ्योरी भी दी है। उन्होंने क्या थ्योरी दी है, आप ये ध्यान रखिएगा कि इस क्रॉस सेक्शन पे हम देख रहे हैं कि जिसकी विड्थ V और डेप्थ D है, यहाँ पे हमने स्टील प्रोवाइड की हैं। अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो वो तो बिल्कुल प्लेन बन रहा है आपका, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये इसकी अल्टीमेट जो एक्सट्रीम फाइबर होगी उसकी स्ट्रेन हो गई, ये स्टील की स्ट्रेन हो गई। इसके बाद में जो स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हो, तो स्ट्रेस डायग्राम देखिए ये कुछ इस तरीके से कर्व बना है, ये पैराबोलिक बना है, लेकिन इन्होंने क्या मान लिया है, ये एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम बनता है। अभी हम लिमिट स्टेट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन व्हिटनी ने क्या माना था, इन्होंने इसको पूरा रेक्टेंगल मान लिया। अब अगर पूरा रेक्टेंगल हम मान लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ जो एक्टिंग फोर्स टोटल रहेगा, क्योंकि पैराबोलिक है, कुछ स्ट्रेट लाइन होगी वो अलग होगा, इसका टोटल सेंटर पे आ गया, ये चीज़ चेंज हो गई। दूसरा, पूरे इसमें एरिया ज़्यादा बढ़ गए इसके कंपेयर में, ठीक है, तो फिर फोर्स और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें इनकी थी। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि व्हिटनी ने क्या मान लिया था, रेक्टेंगल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डायग्राम था उसमें इन्होंने एज्यूम कर लिया था। एक व्हिटनी ने ये काम कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स हैं, क्या हैं ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये क्या है, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है कितनी, अकॉर्डिंग टू व्हिटनी की वैल्यू क्या थी उसकी, ठीक है। तो ये सब कैसे निकालते हैं ये बताएंगे, न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल ये समझ लीजिए तीनों फिलॉसफी हैं क्या, ठीक है। एज्यूमशन बेस्ड ऑफ द IS 456 यहाँ पे दिए गए हैं, सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर द बेंडिंग, इनके भी एज्यूमशन सब दिए गए हैं, मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये एज्यूमशंस किसके हैं, अल्टीमेट के। लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा ये वाले पॉइंट्स। अब इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड जो है आपका, उसने क्या क्या कुछ कंडीशन अल्टीमेट डिजाइन लोड के लिए बताई है, कैसे द स्ट्रक्चर इन विच द इफेक्ट ऑफ विंड अर्थक्वेक लोड इग्नोर करना है, तो यू शुड बी इक्वल, कितना टोटल लोड लेना है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट लोड ले रहे हैं, तो जो डेड लोड होगा 1.5 2.2 लाइव लोड। याद रखिएगा, अगर हम विंड और अर्थक्वेक लोड को इग्नोर कर दें तो इसमें इंडियन स्टैंडर्ड ने बताया है कि अल्टीमेट लोड मेथड में कितना टोटल लोड आप कंसीडर करोगे कि 1.5 डेड लोड प्लस 2.2 इंटू लाइव लोड। ये क्या है, लोड फैक्टर्स यूज किए गए।
लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर में अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर लिया तब क्या आपका हो जाएगा 1.5 2.2 यही रहेगा, 0.5 विंड लोड भी आ गया, ठीक है, ओके। तो ये 2.2 आ जाएगा विच इज द क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ड्रॉबैक क्या है, सिंस लोड फैक्टर इज अप्लाइड ऑन द वर्किंग लोड there is no provision to account for the uncertainty associated with the variation in the material stresses. There is no provision for the method for control against the excessive deflection, यहाँ पे कोई नहीं था। तो ये हमारा अल्टीमेट मेथड है। इसलिए क्या रीजन, इफ द सेक्शन इज डिजाइन बेस्ड ऑन द अल्टीमेट डिजाइन देयर इज द डेंजर दैट ऑल्थो द लोड फैक्टर इज एडिक्वेट द क्रैकिंग एंड द डिफ्लेक्शन एट द सर्विस लोड में भी एक्सेसिव। Cracking may be excessive if the steel stresses are high or if the bars are widely distributed, इसमें पूरा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए हम अल्टीमेट लोड मेथड को नहीं यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो लिमिट के बारे में अभी उतना नहीं बताएं, क्यों, क्योंकि उसके बारे में डिजाइनिंग शुरू करेंगे तब अभी उसमें हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने देख लिया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है और अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है। तो अल्टीमेट लोड का तो नहीं करना है आपको डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से नेक्स्ट क्लास में उसकी पूरी डिजाइन की स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपका आरसीसी सब्जेक्ट जो है ये मॉड्यूल 1 का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके क्लास, तो थैंक यू।